हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में। चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, सभी में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन सीटेट और यूपी टेट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यूपी टेट जो बेसिकली होता है वो आपका फैक्चुअल बेस इंफॉर्मेशन पूछता है, ठीक है। तो यूपी टेट का कोई एक लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी उठा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है पर्यावरण अध्ययन में। बट देयर इज़ ए लिमिट इन सीटेट। सीटेट में एक लिमिट होती है, हर एक सिलेबस जो होता है एक कंसाइज सिलेबस होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस है। आपको बेसिकली मैं बता दूं, ईवीएस के लिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपके कम से कम 30 में से 25-26 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आराम से 25-26 नंबर लेकर के आ सकते हो, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। बस आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है। जो भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको रेगुलरली उनको देखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। 3 से 4 बार देखना है। और करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एटलीस्ट एक बार किसी न किसी स्टडी ग्रुप में ज़रूर इस लिंक को शेयर किया करिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो ईवीएस है आपका, यानी सीटेट का जो पर्यावरण है, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, नथिंग एल्स। मतलब आपका ये यूपी टेट और मतलब सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है सीटेट और यूपी टेट में। तो देखो, ईवीएस जो है आपका, जो आपका एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है। किसने? एनसीएफ 2005 ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसको 6 थीमों में विभक्त कर दिया है। तो पहली थीम कौन सी है? पहली जो थीम है आपकी वो है परिवार एवं मित्र। पहली थीम कौन सी है? परिवार एवं मित्र है। दूसरी है भोजन, थर्ड वन पानी, फोर्थ वन आवास, फिफ्थ वन यात्रा, एंड द लास्ट वन इज हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीमें हैं। ये थीम्स आपको ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में आ भी गई हैं। आपको ये पूछ लेगा कि निम्न में से, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम नहीं है, तो आपको कोई 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक को हटा देगा। तो इन सभी थीमों को आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करोगे बता दे रहा हूँ। देखो, परिवार एवं मित्र, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले परिवार आता है। और आप परिवार में जब आप जन्म लेते हो, परिवार के साथ रहते हो, फिर आपके जब आप थोड़ा बड़े होते हो तो आप मित्र बनाने लगते हो, ठीक है। तो पहले परिवार बनेगा। परिवार के लिए क्या चाहिए होगा भाई? भोजन चाहिए होगा। और भोजन के बाद आप क्या पियोगे? पानी पियोगे। जब आपकी ये तीन चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तब आपका नेक्स्ट आता है आवास। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, पहले परिवार बनेगा आपका। परिवार के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है? भोजन, फिर पानी, फिर आवास। आवास, जब आपके पास आवास भी हो गया, अब आपके पास पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे? यात्रा करोगे, ठीक है। यात्रा करोगे, फिर आप यात्रा करने के कैसे करोगे यात्रा? भाई यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जब आप किसी भी चीज़ों को सीखोगे कि वो कैसे बनती हैं, तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट आपकी थीम है, इनको आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम है आपका, ये आपका थीम्स इन ईवीएस, यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं आपकी देखो, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। और इसके अलावा फूड है, वाटर है, ट्रेवल है, शेल्टर है, और थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव। कहाँ पर? बिहार का मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक
मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। तो मधुमक्खियों का यहाँ पे भोजन क्या हुआ? लीची के फल। क्षेत्र कौन सा है? मुजफ्फरपुर। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कौन से गांव में? बोचाहा गांव में। यही छोटे छोटे प्रश्न सीटेट आपने यहाँ से पूछता है। ठीक है। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? हम एपीकल्चर कहते हैं। प्रश्न आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर, देखो यहाँ पे मधुमक्खी पालन का सही समय बताया जा रहा है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय माना जाता है। कहाँ से? अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है। लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ठीक है। जिससे मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? भोजन प्राप्त करती हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में जो अंडे देने का काम करती है वो कौन सी मक्खी करती है? नर मक्खी करती है। ठीक है। छत्ते में बहुत सारे कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि छत्ते में बहुत सारी कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को जो है रस मिल जाता है तो एक तरीके का नृत्य करती है और उस नृत्य से बाकी और भी जो मधुमक्खी होती हैं उन्हें पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो ये आपका एक मधुमक्खी पालन का टॉपिक है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं। वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का भी इन्हीं का काम होता है। ठीक है। और बच्चों को पालने का भी काम जो है इन्हीं मधुमक्खी का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। किसका मीठा घोल डाला जाता है? चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी का छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं होता। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ बस उसको माइंड में रखना, कुछ चीज़ समझने वाली नहीं है, बस याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो इनको आपको याद करना है, समझने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक है। तो प्रश्न यहीं से बन जाता है कि मधुमक्खी के पालन का सही समय क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला है चींटियाँ। चींटियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। इसके अलावा जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो यहाँ पर अंडे देने का काम किसका होता है? रानी चींटी का होता है। और सिपाही चींटियाँ जो होती हैं बिल का ध्यान रखती हैं। मतलब सिपाही चींटी इसीलिए कहा गया जो ध्यान रखता है बिल का। ठीक है। कि कोई और उसमें ना आने पाए। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो चींटियाँ रास्ता कैसे ढूंढ लेती हैं? क्योंकि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ पदार्थ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और दीमक और ततैये भी क्या बनाकर रहते हैं? समूह बनाकर रहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चीज़ें समूह में रहती हैं? तो दीमक और ततैये भी समूह बना करके रहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है रेशम का कीड़ा। देखो इससे ही प्रश्न आपका बनता है। तो देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। रेशम के कीड़े के बारे में अब बात करेंगे। मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर किससे ढूंढ लेते हैं? पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। यानी रुके हुए पानी में और इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या डाला जाता है, तो तेल डाला जाता है सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे रेशम के कीड़े हैं और बाकी मच्छर तो आप जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। देखो इस मतलब पानी में तेल क्यों डाला जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है? इससे क्या होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है तो मच्छर का लार्वा जो होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति से। कुत्ते के बारे में बात करते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान जाता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, चूहे के बारे में बात करते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो एक बार प्रश्न बन गया था कि निम्न में से किसके सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो चूहे की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे उल्लू के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। मैना के बारे में बात करेंगे। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे जो है आगे पीछे कर सकती है। उल्लू केवल पीछे कर सकता है और मैना अपने गर्दन जो है झटके से आगे पीछे कर सकती है। चील, बाज और गिद्ध के बारे में बात करें तो चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। प्रश्न बना है आपका, सीटेट में बना है, आप देखना। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। इसके आगे हम बात करें कलचड़ी और इंडियन रोबिन के बारे में बात करें तो कलचड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला कहाँ बनाती है कलचड़ी, या इसको हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं। कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, तो किसके घोंसलों में आपको टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब मिलेंगी, वो आपकी कलचड़ी या इंडियन रोबिन के घोंसलों में। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है, इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। आगे बढ़ते हैं। कौवे के बारे में बात करें तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो किसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ होती हैं, कौवे के घोंसले में। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाख्ता, फाख्ता भी इम्पोर्टेंट है। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्न में से किसका घोंसला जो है कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में होता है, तो वो फाख्ता का होता है। गौरैया के बारे में बात करें तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी की बात करें तो बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, कबूतर के बारे में बात करें तो कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था और बाकी जो ऐसे ही आपकी ये क्लास 1 थी, ऐसे ही आपकी नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो कल आएगी और ऐसे ही लगभग इसके मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम 15 के लगभग वीडियो बनेंगे। तो उन 15 वीडियोस को हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। आपको क्या करना है, केवल इन्हीं वीडियोस को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नोट्स को बनाइए और एग्ज़ाम टाइम में आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करके चले जाना। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कम से कम 25 मार्क्स आपके EVS में आने वाले हैं। बाकी देखो जो पेडागोजी है EVS की वो मैं अलग से करा दूंगा, फिलहाल आप इस चीज़ को कवर करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इन वीडियोस को आपको अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।